तो मैं अपने बिहार के सभी शिक्षक भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं भी इसी समुदाय से आता हूं। हमारी भी दुनिया यही है और आज बिहार के शिक्षकों से हो रहे इस वर्चुअल संवाद से जुड़ने में सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। राजनीति में आने से पहले जैसा मैंने कहा कि मैं आपके ही संसार से सीधा जुड़ा हुआ था और मुझे जब भी शिक्षकों से बात करने का मौका मिलता है तो मैं वह मौका जल्दी छोड़ता नहीं हूं, और जब आपके बीच होता हूं तो मुझे अपनों के बीच होने जैसा एहसास होता है और एक आनंद की अनुभूति होती है। और जिस बिहार से आप लोग आते हैं उसे भारतीय संस्कृति में ज्ञान की धरती का दर्जा हासिल है। बिहार की धरती तो सचमुच संसार के सबसे बड़े शिक्षक महात्मा बुद्ध की यह धरती है। बिहार में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और राजनीति में सक्रियता के कारण मेरा अब पढ़ने का क्रम तो काफी हद तक छूट गया है, मगर जीवन की पाठशाला में पढ़ने का क्रम हमेशा जारी रहता है। और फिर भी मेरा यह मानना है, वंस ए टीचर इज ऑलवेज ए टीचर। और मित्रों, एक शिक्षक की समाज निर्माण में क्या भूमिका होती है, मैं समझता हूं यह आप सभी अच्छी तरह समझते हैं। बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। शिक्षक की भूमिका समाज में सचमुच एक शिल्पी की होती है। शिक्षक से बेहतर और कोई शिल्पकार नहीं हो सकता है, क्योंकि यह शिक्षक और गुरु ही है जिनके पास आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारने की क्षमता, कौशल और यह ताकत होती है। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। शिक्षक और गुरु की महिमा का बखान शब्दों में करना मुश्किल है, पर मैं मानता हूं संत कबीर की वाणी में गुरु की यह व्याख्या सबसे उपयुक्त है कि सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नवखंड, तीन लोक न पाइए, अरु एक इस ब्रह्मांड। यह कबीरदास जी ने कहा है। यानी 7 द्वीप, 9 खंड, 3 लोक, 21 ब्रह्मांडों में सदगुरु के समान हितकारी आप किसी दूसरे को नहीं पाएंगे। मित्रों, बिहार की धरती शिक्षा और गुरु परंपरा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। बिहार जैसे राज्य में जहां शिक्षा प्राप्ति पूरे समाज का एक बहुत बड़ा ध्येय रहा है, और मैं समझता हूं इसके बारे में भी मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जहां चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी और अपनी शिक्षा से नए सामाजिक, राजनैतिक और राष्ट्रीय परिदृश्य का निर्माण किया हो, जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे हों, उसकी बुनियाद कितनी बेमिसाल होगी इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। और मित्रों, यह तो इतिहास की बात है, पर आज भी जीवन का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें बिहार के युवाओं ने अपना परचम देश में ही नहीं विदेश में भी न लहराया हो। और इसकी बड़ी वजह यह रही है कि बिहार का गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था जरूर करते हैं। बिहार से मेरा बहुत ही नजदीक का रिश्ता है। बहुत सारे हमारे रिश्ते नाते भी बिहार से हैं। कम से कम 2.5 दशक से मैं बिहार से सामाजिक और राजनीतिक जीवन से भी जुड़ा हुआ हूं। और मुझे उम्मीद है कि यह विश्वास कहां से आया है, मैं मानता हूं यह आप सभी शिक्षकों के अथक प्रयास से ही संभव हो पाया है, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की है। और मेरा मानना है कि जब भी किसी को ऐसा ऊंचा स्थान दिया जाता है तो समाज के प्रति उसकी भी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। और हमें हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और यह भी सच है, बदलते वक्त के साथ शिक्षक की भूमिका भी बदली है। आप भी जानते हैं कि आज का युग यह कंप्यूटर का युग है। हमारे बच्चों और युवाओं के पास हर तरह की जानकारी उपलब्ध है।
तो ऐसे समय में शिक्षक की क्या भूमिका है? मित्रों, यहां हमें एक बात समझनी होगी। सूचना यानी टू इन्फॉर्म, सूचना देने और शिक्षित करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इन्फॉर्म करने में और एडुकेट करने में, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और मेरा मानना है कि शिक्षा देने और शिक्षित करने के बीच, यानी इन्फॉर्म करने और एजुकेट करने के बीच का जो अंतर है, वहीं से एक शिक्षक की भूमिका प्रारंभ होती है। और मैं यह मानता हूं कि कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक के युग से हमारे युवा विभिन्न विकल्पों के बारे में खुद को इन्फॉर्म्ड तो रख सकते हैं, लेकिन सही विकल्प का चयन करने के लिए हमेशा उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, जो केवल और केवल एक प्रतिबद्ध शिक्षक उन्हें शिक्षित करके देता है। और गांधी जी के अनुसार शिक्षा ही मनुष्य के सर्वांगीण विकास का प्रमुख कारक है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कल हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में जो कुछ भी करता है वह सुख की प्राप्ति के लिए करता है, आनंद की प्राप्ति के लिए करता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि यह मनुष्य 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है। तन यानी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है। और इन चारों की अपनी आवश्यकताएं हैं, इन चारों की अपनी भूख है। तन, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों की आवश्यकताओं को, इनकी भूख को यदि कोई चीज पूरी कर सकती है तो वह ज्ञान पूरा कर सकता है, जो ज्ञान शिक्षकों के द्वारा प्राप्त होता है। प्रश्न यह उठता है कि इस शरीर के सुख के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। तन के सुख के लिए धन चाहिए, तन के सुख के लिए धन चाहिए। मन के सुख के लिए क्या चाहिए? मान, सम्मान, स्वाभिमान चाहिए। बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। और चौथी चीज जो आत्मा है, या आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। यह चारों चीज मनुष्य को जीवन में यदि प्राप्त हो सकती है तो केवल शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। अब इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, घंटे 1.5 घंटे की, लेकिन मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। कोई यह कहेगा कि शरीर की आवश्यकता के लिए धन कैसे आवश्यक है? तन के सुख के लिए धन चाहिए, ऐसा क्यों? और यह कैसे शिक्षा से प्राप्त होगा? शिक्षा से ही कौशल प्राप्त होता है, शिक्षा से ही धन की भी प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा से ही मान, सम्मान, स्वाभिमान मनुष्य जीवन में अर्जित कर सकता है। अज्ञानी पुरुष मान, सम्मान, स्वाभिमान अर्जित नहीं कर सकता है। बुद्धि उलझी रहती है समस्याओं से। और हमारे शिक्षक बंधु इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उन्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जानकारी अच्छी तरह होगी। किस तरीके से पानी के टब में बैठने के बाद जब पानी टब के बाहर निकला, यूरेका 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 कहते हुए वह आर्किमिडीज बाहर दौड़ने लगा आनंदित होकर। वह सुख आर्किमिडीज को जो प्राप्त हुआ था वह शरीर का सुख नहीं था, वह मन का सुख नहीं था, वह बुद्धि का सुख था। जिस सिद्धांत की वह तलाश कर रहा था लंबे समय से, उस सिद्धांत की उसे प्राप्ति हो गई थी। सब वह इस नतीजे पर पहुंच गया था कि इस सिद्धांत को कि मैं तलाश कर रहा हूं उसका क्या मतलब होता है, वह मिल गया था। तो शिक्षा के माध्यम से ही शरीर के सुख की भी प्राप्ति हो सकती है, मन के सुख की भी प्राप्ति हो सकती है, बुद्धि के सुख की भी प्राप्त हो सकती है। चौथी चीज आत्मा। अब आप लोग ये कहेंगे कि आत्मा और परमात्मा की आप बात कर रहे हैं, ये आत्मा कहां से आ गई? बहुत सारे लोग शरीर और आत्मा के बीच कोई भेदभाव नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर है। कोई मां 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए अपने छोटे बच्चे को घर में छोड़कर बाहर चली जाए और 4-6 दिन के बाद जब वह घर लौटती है, उसका 1.5 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा जमीन पर रेंगता हुआ मम्मी 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 कहकर जब मां की ओर दौड़ता है,
और मां जब उसको जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लेती है, तो मां को जो उस समय सुख प्राप्त होता है वह शरीर का सुख नहीं होता है, वह मन का सुख नहीं होता है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, वही आत्मा का सुख होता है। इसे ही हम आत्मीय सुख कहते हैं। यह सारे सुख मनुष्य को जीवन में शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। हमारे यहां कहा गया है कि मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है आत्मा की परमात्मा में विलय। अब मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो एक लंबा विषय हो जाएगा। इसीलिए मित्रों, मैं मानता हूं कि शिक्षा एक संपूर्ण दृष्टिकोण है जो व्यापक रूप में मानवीय चेतना के विकास को केंद्र में रखता है। और ऐसे ही हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी बहुमुखी विकास कहते हैं। यही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। और इसी जुलाई में केंद्र सरकार ने हमारे बच्चों और युवाओं के इसी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। करीब 34 साल के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति आई है। और मेरा तो कहना है मित्रों, इस पर जबरदस्त बहस होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर नई शिक्षा नीति की जरूरत क्यों आ पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 दशकों में जीवन के लगभग हर क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। और ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा नजरिया, मैं मानता हूं, पिछली शताब्दी में ही अटका रहा। तो आप नए और व्यापक बदलाव की उम्मीद कैसे करेंगे, इसके बारे में आप विचार कीजिए। नई शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी के बदलते हुए भारत के साथ मेल खाती है। यह बात मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि नई शिक्षा नीति के जो सैलिएंट पॉइंट्स हैं उसको हमने देखा है, पढ़ा है। पूरी शिक्षा नीति पढ़ने का मैं दावा नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, नूतन और पुरातन शिक्षा का समागम भी है ये नई शिक्षा नीति। यह नए भारत की नई आकांक्षाओं और जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई है। और मित्रों, नई शिक्षा नीति में नया क्या है, आप में से कई लोगों ने अवश्य ही इसका अच्छा अध्ययन किया होगा। सभी ने किया होगा यह मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर इसका अध्ययन किया होगा। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन्होंने नहीं किया है अध्ययन, उन्हें मैं यह बताना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति अब तक सबसे हॉलिस्टिक और होलसम एजुकेशन पॉलिसी है। हॉलिस्टिक और होलसम एजुकेशन पॉलिसी है। भैया मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं शिक्षक होने के नाते। और मेरे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं और उनका भविष्य बनाने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों के ऊपर होती है। बच्चे का भविष्य बनाने का मतलब है कि राष्ट्र का भविष्य बनाना। बच्चों की शिक्षा पर नई शिक्षा नीति में विशेष ध्यान दिया गया है और विशेष बल दिया गया है। और इस नई शिक्षा नीति के आने के बाद मैं मानता हूं कि भारत के हर बच्चे को, चाहे वह स्कूल में हो या कॉलेज में, उसे राष्ट्र निर्माण में अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाने का एक विशेष अवसर प्राप्त होगा। मेरे साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज कंप्यूटर के युग में इंफॉर्मेशन की, सूचनाओं की इतनी बहुतायत हो गई है कि ज्ञान और बोध के बारे में एक समाज के रूप में हमारे भीतर जागरूकता कम हो गई है। जबकि सही मायनों में ज्ञान किसी को तभी प्राप्त होगा जब इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसका प्रकृति और वातावरण के साथ न केवल संतुलन बने, बल्कि उसके साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ता बने, अटूट रिश्ता बनना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि एकात्म मानववाद दर्शन के प्रणेता की जयंती की पूर्व संध्या है और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद का दर्शन है, वह भी मनुष्य और प्रकृति के बीच सौहार्द का ही हमें ज्ञान कराता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच ही सौहार्द का यह बोध कराता है। और जो नई शिक्षा नीति तैयार की गई है, उसमें फोकस यहां इस बात पर है कि एक तरफ बच्चे को जानकारी, प्रयोग और कौशल विकास का भान हो,
वही उसे प्रकृति और वातावरण के साथ उसके संबंधों का भी ज्ञान होना चाहिए। इस बात की चिंता नई शिक्षा नीति में की गई है। और आज जब सारी दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है, तो भारत को उसमें अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका तय करने का एक अवसर भी मिला हुआ है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि हमें इस देश में हर स्तर पर बड़े व्यापक की बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। जो बदलाव का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि अब तक हमारे देश की शिक्षा नीति का उद्देश्य हुआ करता था कि व्हाट टू थिंक, यही उद्देश्य था, व्हाट टू थिंक। लेकिन नई शिक्षा नीति में हमने इसको थोड़ा बदलते हुए कहा हाउ टू थिंक, इस पर फोकस किया है। चूंकि अब तक एजुकेशन सिस्टम का फोकस थिंकिंग पर अधिक केंद्रित था, इसलिए विचार पर हमारा जोर अधिक रहा। अब हमारा फोकस थॉट्स के साथ साथ एक्शन की तरफ भी होने जा रहा है। मेरे साथियों, नई शिक्षा नीति में बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर तथा कारगर बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। और इस नई रूपरेखा में शिक्षक और विद्यालय दोनों मिलकर एक वातावरण का निर्माण करेंगे जिसमें बच्चा अपनी प्रतिभा और क्षमता के रूप लर्निंग के प्रोसेस से वह जुड़ेगा। नए भारत में शिक्षा दीक्षा के नए मुहावरे गढ़े जाएंगे, जहां बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि हर बच्चे का समुचित और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट उसकी पर्सनालिटी का हो सके। यदि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की बात मैं करता हूं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे युवा अपने जीवन मूल्यों को, अपने वैल्यू सिस्टम को समझें। क्योंकि मेरा मानना है कि बिना जीवन मूल्यों के ज्ञान की शिक्षा पूरी तरह से बेकार होती है, और ऐसी शिक्षा कभी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास नहीं कर सकती है। मित्रों, हमें अपने बच्चों और युवाओं को अपने जीवन मूल्यों, जिसे वैल्यू सिस्टम कहते हैं, वो समझकर अपने जड़ों, अपनी परंपरा और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और इस काम को आप लोग कर रहे हैं, और इसके लिए आवश्यक है कि वे अपनी मातृभाषा को भी अच्छी तरह जानें। केवल जाने ही नहीं, अपनी मातृभाषा को जाने भी, समझें भी और बोलें भी। अब एक धारणा बन गई थी सारी दुनिया में, सारे भारत में, जो अंग्रेजी जानता है वही विद्वान है, जो मातृभाषा जानता है उसके अंदर वह विद्वत्ता नहीं हो सकती जो कि एक अंग्रेजी अथवा कोई विदेशी भाषा जाने। अब नई शिक्षा नीति में हम लोगों ने मुकम्मल व्यवस्था इस बात की है, मुकम्मल व्यवस्था की है कि जितने भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए। अब प्रारंभिक शिक्षा तो हर स्तर पर मातृभाषा में ही होनी चाहिए। मातृभाषा को दिए गए महत्व से हमारे युवाओं को निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि मदद मिलेगी, और इसके साथ अन्य भाषाओं का ज्ञान भी व्यक्तित्व में एक नई उत्कृष्टता पैदा करेगा। साथियों, आज हम ऐसे युग में रहते हैं जहां अनुसंधान और नवाचार, जिसे रिसर्च एंड इनोवेशन कहते हैं, सफलता और विकास की यही रिसर्च एंड इनोवेशन, यही सफलता की कुंजी है। इसलिए मैं सभी अपने शिक्षक भाइयों से आग्रह करूंगा कि रिसर्च एंड इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को और अधिक हम सबको मिलजुल कर प्रोत्साहित करने की जरूरत है। भारत में तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्किल डेवलपमेंट की परंपरा रही है, और बिहार के बारे में जानता हूं, आपको हर इलाके में कोई ना कोई हस्तकला या दस्तकारी की परंपरा निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि बिहार तो मेरा घूमा हुआ, मैंने देखा है वहां। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार के भागलपुर की रेशमी साड़ियों की चर्चा की थी, आपको याद होगा।
और अब तक हमारे देश में जो आधुनिक शिक्षा की परंपरा रही है उसमें इन ट्रेडिशनल स्किल्स को कभी महत्व नहीं दिया गया। लेकिन नई शिक्षा नीति में इन विसंगतियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। और साथियों, नई शिक्षा नीति में सिलेबस कम करते हुए बुनियादी ज्ञान और कौशल विकास पर अधिक जोर दिया गया है। 21वीं सदी के अनुरूप यदि हमें शिक्षा को ढालना है तो हमें नई सोच को अपनाना होगा और नई सोच के साथ ही हम नए और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा रक्षा क्षेत्र में भी हम लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं और यह तभी संभव है जब हम अपने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और स्किल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन साथियों, एक सामान्य लेकिन गलत धारणा है कि वोकेशनल एजुकेशन, जिसे व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, मुख्य धारा की शिक्षा यानी मेन स्ट्रीम एजुकेशन से वह कमतर होती है। गलत धारणा है। नई शिक्षा नीति इस धारणा को बदलना चाहती है और इसके लिए क्लास 6 से ही वोकेशनल सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की बात कही गई है। क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई है। यहां पर भी हमारे शिक्षकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब एक शिक्षक समाज को इतना कुछ देता है तो यह समाज का भी दायित्व है कि वह अपने शिक्षकों को उनका हक दे। बिहार के शिक्षकों ने तो बहुत बुरा समय देखा है, बहुत संघर्ष किया है, जिसकी जानकारी हमारे उप मुख्यमंत्री भाई सुशील मोदी जी आपको दे रहे थे। मुझे वह समय आज भी याद है जब बिहार के शिक्षक सड़कों पर आए दिन आंदोलन करने के लिए मजबूर होते थे। कारण क्या होता था? 6 महीने से वेतन नहीं मिला, 8 महीने से वेतन नहीं मिला, साल भर से वेतन नहीं मिला। और अभी सुशील जी ने चर्चा की चरवाहा विद्यालय की। चरवाहा विद्यालय जैसे कंसेप्ट के साथ तालमेल मिलाकर भी काम करना और तेल पिलावन लाठी घुमावन जैसे माहौल में भी उस पीढ़ी को संभाल कर रख लेना अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण था, जिस जिम्मेदारी को आप बिहार के हमारे शिक्षक भाइयों ने निभाया है। मैं उन दिनों उत्तर प्रदेश के अखबारों में इन घटनाओं को पढ़ता था और एक शिक्षक के नाते मेरा मन भी उद्वेलित हुआ करता था। उस 15 साल में आप शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, पर अब हम सबकी यही कोशिश है कि किसी भी शिक्षक को उस तरह की कठिनाइयों का सामना फिर से न करना पड़े। बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील जी मोदी प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहे। बिहार की बात करें तो 2005 से बिहार के सरकारी स्कूलों में लगभग 3-4 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई, जिसकी जानकारी अभी सुशील जी ने दी है। मुझे यह भी बतलाया गया है कि पंचायती राज संस्थानों और शहरी नगरीय निकायों के माध्यम से 2006 से नियुक्त हुए स्कूल शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। कम से कम यह सब कदम तो उठाए गए। ईपीएफ के बारे में, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि कहते हैं, सरकार के योगदान के साथ कुल 20% का इनहांसमेंट किया गया है, उसमें वृद्धि की गई है और यह 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी और इससे 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को फायदा होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं नीतीश जी को भी और सुशील जी आपको भी और पूरे आपके मंत्रिमंडल, नंदकिशोर जी, मंगल जी, सब सारे लोग बैठे हैं, सभी मंत्रियों को बधाई देता हूं। महिला शिक्षक मौजूदा 135 दिनों से बढ़ाकर 80 दिनों का मातृत्व अवकाश कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम बिहार की सरकार ने उठाए हैं और 15 दिन के पितृत्व अवकाश का नया प्रावधान भी किया गया है। मैं जानता हूं कि देश के कई राज्यों में पितृत्व मैंने पिताओं को भी 15 दिन का इस अवसर पर अवकाश मिले, ऐसा नहीं होता, लेकिन बिहार ने किया है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भी अपनी सेवा के 3 साल बाद 3 साल के अध्ययन अवकाश के हकदार होंगे, चाहे तो वो अवकाश ले सकते हैं।
और बीपीएससी के माध्यम से बहुत से विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है। जल्दी ही नई वैकेंसी और आने वाली है, यह भी मुझे जानकारी दी गई है। और यह सभी हमारे शिक्षकों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण कदम है मेरे शिक्षक भाइयों। और मैं अपने सभी शिक्षक मित्रों को बतलाना चाहता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही शिक्षकों के कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आप सभी से बस यही अपेक्षा हम करते हैं कि आप अपने छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में निरंतर प्रयासरत रहें, ताकि किसी को आपके प्रयास और आपके प्रयत्न पर सवालिया निशान लगाने का अवसर न मिले। और आपका यह प्रयास हमारे प्रधानमंत्री के नए भारत के निर्माण के स्वप्न को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा